नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और उसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज क्या ऐतिहासिक चीजें घटी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक पलों की कि आज के दिन क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि पॉइंट एक, आज ही के दिन राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आजकल आप जो है नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा 2013 में आज ही के दिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया था। इसके अलावा बात करें तो 1659 में भारत के मराठाओं ने कोल्हापुर की लड़ाई में आदिल शाही सेना को आज ही के दिन बुरी तरह से पराजित कर दिया था। ये कुछ आज की ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जरा बात करते हैं आज के कुछ पहलुओं पर। तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। कुछ दिनों से अमेरिका में एक प्रोसेस चल रहा था कि वहां अभी एक तो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ यहाँ एक विवाद चल रहा था कि ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है या नहीं है। उस सारे विवाद को सुलझाते हुए अब अमेरिका का वापस से राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है बाल्ड ईगल। ठीक है, कौन है? बाल्ड ईगल आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल इनकी संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही थी। तो वहां जो अमेरिका में जो बहुत सारे लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कि हाँ इनको जो है बचाया जाए, तो इनकी संख्या में जब वृद्धि हुई तो उन्होंने प्रयास किया कि इसको अब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए। तो उसके प्रयासों के बाद इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, यहां ध्यान रखना कि सन 1782 में ग्रेट सील पर इसके चित्रण के बाद बाल्ड ईगल अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल ग्रेट सील एक जो है वहां का एक लोगो है, उस पर सबसे पहले जो बाल्ड ईगल है इसका चित्र प्रदर्शित किया गया था। ये क्या करता है, वहां की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको जो है चुना गया है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आए तो यहां उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इनकी संख्या बढ़कर 3,15,000 से ज्यादा हो गई है। दरअसल ये अभी कुछ समय पहले विलुप्त होने की कगार पर थे। अब ये धीरे धीरे जो है इनकी संख्या बढ़ रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्र पर्व के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किया है? अगर ये वाली बात करें कि राष्ट्र पर्व पर वेबसाइट और ऐप पेश किया है, किसके द्वारा? तो ध्यान रखना ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये काम किया गया है। राष्ट्र पर्व वेबसाइट, ये पूछी जाएगी आपसे, पेपर में पूछा जाएगा राष्ट्र पर्व वेबसाइट किसके द्वारा। दरअसल एक बार को मैं भी शक पका गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संस्कृति मंत्रालय का काम है। पर ये संस्कृति मंत्रालय का काम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय उत्सवों के बारे में भागीदारी और जानकारी के लिए विवरण प्रदान करना, वास्तविक समय अपडेट और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए ये जो है जारी की गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रक्षा सचिव जो है हमारे इस समय राजेश कुमार सिंह, उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, चलो आप ये बताओ कि हाल ही में जो है अब आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री तो कोई भी बता देगा, रक्षा राज्य मंत्री कौन है? देखता हूं कौन कमेंट करके बताता है रक्षा राज्य मंत्री कौन है। देखते हैं कौन है ऐसा दमदार जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। भारत में हर वर्ष किस दिन को वीर बल दिवस के रूप में, वीर बल नहीं है, वीर बाल दिवस है, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस की अगर बात करें तो वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 1705 में आनंदपुर साहिब में मुगल सेना ने उनको पकड़ लिया और उन्हें जबरन पकड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया, पर उन्होंने अपने अंतिम सांस तक इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इसलिए उनकी याद में नरेंद्र मोदी जी ने
बलिदान का सम्मान करने के लिए 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, 26 दिसंबर के रूप में वीर बाल दिवस घोषित किया था। इसके अलावा यहां ध्यान रखना कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते करते पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया था। दरअसल अभी आपको पता ही है कि दिल्ली में जनवरी में चुनाव है, रेवड़ियां बांटने का धड़ल्ले से काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी जो है फ्री के पैसे बांट रही है, उसमें बीजेपी कांग्रेस भी पीछे नहीं है। तो उसी का एक पहलू ये है कि यहाँ पर सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि यहाँ की जो पंचायतें हैं, यहाँ सुपोषण सही तरीके से नहीं हो रहा, उसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, महासागर एनोक्सिक घटना जिसको 1A OAEA या 1A जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, ये अवधि के किस अवधि के दौरान हुई है? ठीक है, ये आपकी कौन सी अवधि के दौरान हुई है? ये आपको कुछ ऐसी घटना दिख रही होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो ये वाली जो घटना है, जो महासागर जो बना है ना, एक बार ये भी कहा जाता है कि महासागर से पहले जो ये चेंज हो गया था, महासागर से पहले जो चीजें थी उसमें आपका एक समय ऐसा आया था कि पूरी तरह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ विलुप्त हो गया था। तो उसके बारे में अब जो है जापान में रिसर्च की गई है। तो पहले तो इसका आंसर लिखो। आंसर है इसका क्रिटेशियस अवधि के दौरान, क्रिटेशियस युग के दौरान, ये ध्यान रखना, क्रिटेशियस युग के दौरान जो है क्या हुआ था, एक अभी रिसर्च हुआ है कि जीवाश्मों का विश्लेषण करके एनोक्स इवेंट, जिसको एनोक्स इवेंट को 1A OAEA कहा जाता है, यहां ये ऐसी है कि महासागर ऑक्सीजन रहित हो गए थे। मतलब महासागरों में 1% भी ऑक्सीजन नहीं बचा था। इसकी अगर बात करें कि इसको खोजा किसने है, तो आप बता सकते हैं कि इसको जापान के खोजकर्ताओं ने खोजा है और उन्होंने ये बताया कि CO2 जारी करने वाले विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों से शुरू हुआ। दरअसल ये जो कार्यक्रम था, जो ये घटना जो घटनी शुरू हुई, तो ये घटना घटनी शुरू हुई कि ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या हो गया, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवलोकन हुआ। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, महासागरों में ऑक्सीजन की धीरे धीरे क्या हुई, कमी हुई। इसके अलावा ध्यान रखना है कि मुख्य कारण था एनोक्सिक समुद्री बेसिन और समुद्री प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गई। और उसके बाद कार्बनिक और कार्बन से भरपूर ब्लैक सेल का निर्माण हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से जितने भी महासागर थे उनका ऑक्सीजन गायब हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इस खोज को जापान के द्वारा किया गया है। ये खोज जो है किसके द्वारा, ये खोज जापान द्वारा की गई है। क्लियर है, जापान द्वारा की गई है। अगला एक क्वेश्चन है, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है, तो आप बताना कि ये अभियान है प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर अभियान जो है, ध्यान रखना कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में जो छोटे गांव हैं उन गांव में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होगा उसकी जो है रेट जो है बताई जा रही है। अभी जो 15वां वित्त आयोग है वो लगभग शुरू होने वाला है, उसकी कुछ किस्तें भारत सरकार के द्वारा जारी भी हो गई हैं। उसी के एक हिस्से में इसे भी जो है ध्यान रखना जारी किया गया है। नाम क्या है इसका, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। इसका उद्देश्य क्या है कि गांव में नवीन उपकरणों की क्षमता और निर्माण और ढांचे के माध्यम से पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना है। उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। ध्यान रखना कौन कौन से, उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू किया गया है। और इसके लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, AI चैटबॉट और मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जाएगा। जो जिन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि AI चैटबॉट और मोबाइल ऐप भी इसके लिए बनाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पर शासन की भागीदारी पूर्ण निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है। ध्यान रखना ये प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है और PRI अधिकारियों को प्रभावी
और जो हमारे सस्टेनेबल गोल है उनको अचीव करने में ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, मदद करेगा। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? दरअसल लगातार आप पढ़ रहे होंगे, जैसे ही किसी भी बैंक का कोई भी नया व्यक्ति जो है चेयरपर्सन बन रहा है, मैं उसको आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है जो केवल जम्मू कश्मीर में काम करता है। इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष, नया प्रबंध निदेशक जो है अमिताभ चटर्जी जी को बना दिया गया है। इनका कार्यकाल अगले साल 30 दिसंबर जो है 3 साल तक, सॉरी, इनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2028 तक रहने वाला है और 30 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? किसी भी बैंक का जो एमडी और सीईओ होता है, ये ध्यान रखना है, एमडी और सीईओ आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा चयनित किया जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चयनित किया जाता है। क्लियर है ना? चयनित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? आपको दरअसल पता ही है कि हम हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर में क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जन्म हुआ था, तो उनके जन्म को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस सुशासन दिवस के अवसर पर लखनऊ में भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा, क्योंकि लखनऊ जो है रक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का, आपको ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के सबसे कम, ध्यान रखना है, भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, केवल 13 दिन तक जो है, 13 दिन तक ही ये प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा इन्होंने अपना जो पूरा कार्यकाल किया है 1999 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। 2 बार ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने थे। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो है अगर कोई है तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखना कि ये लखनऊ के कुड़िया घाट पर, लखनऊ के कुड़िया घाट पर जो है, आपको ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश, भारत और चीन, इन 3 देशों में जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवाहित होती है, बहती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और चीन ने अब क्या कर दिया है, चीन ने घोषणा कर दी है कि वो दुनिया का गॉर्जियन जो डैम है उससे भी बड़ा डैम अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाएगा। ये ध्यान रखना, ये बांध चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, जिससे सालाना 300 बिलियन किलोवाट, आप आंकड़ा देख सकते हैं, पूरा उत्तर भारत इतनी बिजली खपत कर लेगा। 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न की जाएगी और पूरी बिजली जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करेगा। और ये बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जहां से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके आसपास इस बांध को बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल 2017 में मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीन ने इस पर 3 छोटे छोटे बांध बनाए थे, जिनका नाम है जोंग, जिमाचा और जांगमुम। और ये जोंग, जिमाचा, जांगमुम जो हैं ये काफी चर्चा में रहे थे और फिर बाद में डोकलाम के विवाद का कारण भी बने थे, जो चुंबी घाटी के आसपास भूटान में था। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर चीन से होता है। लंबाई इसकी टोटल 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई 920 किलोमीटर है। शेष इसकी जो लंबाई है वो कहां पर है? चीन में है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, क्योंकि ये दिहांग गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी भी कहा जाता है। तिब्बत में इसलिए कह रहा हूं कि तिब्बत वाला जो हिस्सा है आजकल ये चीन ने कब्जा रखा है, ये भी बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखना। भारत में सबसे ज्यादा जल प्रवाहित वाली नदी जो है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी की औसत गहराई 30 मीटर है, गंगा नदी से कहीं ज्यादा गहरी नदी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी है, बहुत बार पूछा जाता है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है और बांग्लादेश के चांदपुर शहर के पास गंगा नदी में ये क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, और वहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर मेघना नाम से आगे बढ़ेगी। 2017 में मैंने आपको बता दिया है, इस पे 3 बांध बनाए थे, जिसका नाम क्या था, जोंग, जिमाचा और जांगुम। ठीक है, ये ध्यान रखना, जोंग, जिमाचा और जांगुम जो है यहां पर क्या बनाए थे, बांध बनाए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, टोंगा का नया प्रधानमंत्री, टोंगा का नया प्रधानमंत्री कौन है? टोंगा जो देश है आपका, इस टोंगा के नए प्रधानमंत्री आइसाके वेलु एके बने हैं। कौन बने हैं? आइसाके वेलु एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ बीच में कई समय से जो है राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, उस उथल पुथल को क्रॉस करके अब इनको यहाँ का नया आधिकारिक प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। दरअसल अब इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो फरवरी 2025 से शुरू होगा। भारत की तरह यहाँ एकदम से ऐसा नहीं होता कि इधर चुनाव जीते इधर जो है शपथ ली इधर कार्यकाल शुरू हो गया। यहाँ चुनाव के लगभग 2 महीने तक जो है इंतजार करना पड़ता है। जो पुरानी सरकार है वो अपने काम पूरे करती है, उसके बाद नई सरकार को क्या दिया जाता है, टर्नओवर दिया जाता है। इसमें ध्यान रखना, टोंगा की राजधानी नुकु अलोफा है, टोंगा की मुद्रा जो है टोंगन पांगा है, और यहाँ की भाषा जो है या तो टोंगियन कह सकते हैं आप, कौन सी है, टोंगियन, और कई बार ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ टोंगियन के अलावा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से की बात चल रही है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य में एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जो नई आपकी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो कंपनी है ये 11 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाली है, 11 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इसमें एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। बीपीसीएल ने कम से कम 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली रिफाइनरी और एथिलीन क्रैकर बनाने के लिए भूमि खरीदने की परियोजना जो है पहले ही शुरू कर दी थी। अब उस भूमि को खरीदने के बाद उस पर केवल क्या है, प्रोजेक्ट शुरू करना बाकी है। बीपीसीएल के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है, जी कृष्ण कुमार है। क्लियर है? यहां ध्यान रखना है कि इस परियोजना में 35% पेट्रोकेमिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसकी लागत 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचने वाली है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक और नई क्लास में और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।